अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? तो मैं आप सबको यकीन सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मोशन इन वन डायमेंशन है। टॉपिक हमारा बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी हम पोजीशन से। सबसे पहले हमारे पास पोजीशन है। तो पोजीशन क्या है जी? पोजीशन हमारी जो काइनेमैटिक्स है, ठीक है, वो स्टार्ट होती है पोजीशन से। पोजीशन बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में जानते हैं तो आप उसके मोशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पोजीशन बज़ाहिर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ पोजीशन यू कैन with the help of position you can completely you can completely describe motion। आप मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए, मोशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मोशन में जो है वो टाइम भी आ जाता है, उसमें स्पीड भी आ जाती है, उसमें डिस्टेंस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं, या इन सारी चीज़ों के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से, और वो कॉन्सेप्ट है पोजीशन। तो आई होप को आपको पता चल गया होगा कि पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक रेफरेंस फ्रेम। नंबर वन, वी नीड अ रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉर्मली फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, आप सबको पता है कि जी हम ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये सबको ही पता है। तो पोजीशन, किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हमें फर्दर दो चीज़ें चाहिए। ठीक है, उनमें क्या हमें चाहिए? एक तो हमें चाहिए डायरेक्शन। ठीक है जी, कि ये हमारा जो लोकेशन है इसकी डायरेक्शन क्या है, और दूसरा किसी भी ओरिजिन से, मतलब जिस भी रेफरेंस फ्रेम में आप हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से हमें वो डिस्टेंस चाहिए होता है जिस डिस्टेंस पे हमारा वो पॉइंट या हमारी वो लोकेशन मौजूद होती है। तो इसका मतलब है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लोकेशन बताने के लिए आपको क्या चाहिए? नंबर वन, आपको चाहिए डायरेक्शन, और नंबर टू, आपको चाहिए डिस्टेंस। तो पोजीशन है क्या एक्चुअली? पोजीशन क्या है? पोजीशन आपकी लोकेशन है किसी भी रेफरेंस फ्रेम के अंदर, और उस लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए उस लोकेशन की, और उसके साथ आपको क्या चाहिए कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन से आपको डिस्टेंस चाहिए। चूंकि आपको, अब देखिए, दो चीज़ें चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड से मुराद यहाँ पर डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस, और डायरेक्शन उस लोकेशन की डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अगर हमें पोजीशन स्पेसिफाई करनी हो तो हमें एक वेक्टर रिक्वायर होगा। उस वेक्टर की डायरेक्शन भी, जाहिर बात है वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? वो वेक्टर कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। देखिए, पोजीशन में और पोजीशन वेक्टर में फ़र्क है। जो पोजीशन है वो लोकेशन है, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर है वो एक वेक्टर है जो उस पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है। पोजीशन खुद से वेक्टर नहीं है, पोजीशन खुद से एक लोकेशन ही है, और उस लोकेशन को हम स्पेसिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर जो है, आपको पता है, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं जी विद द हेल्प ऑफ आर। तो क्या है जी? पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड बाय टू फैक्टर्स, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यहां पर ऑब्जर्वर से मुराद आपका ओरिजिन है, एंड इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से मुराद यहां पर ओरिजिन है। दैट्स वाई पोजीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ वेक्टर नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है जी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइब इट्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन। यानी कि जब भी आप किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन बता रहे होते हैं तो एक्चुअली आप उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन बता रहे होते हैं। यानी कि उसकी जो पोजीशन एट दैट मोमेंट या उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस बॉडी की जो लोकेशन होती है, अब वो बता रहे होते हैं। तो जब भी आप पोजीशन बता रहे होते हैं, एक्चुअली आप इंस्टेंटेनियस पोजीशन बता रहे होते हैं। अच्छा जी, फॉर वन डायमेंशनल मोशन से अलोंग एक्स एक्सिस आप मूव कर रहे हैं, तो आपकी जो पोजीशन है उसको आप सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आई से,
ये x क्या है, आपका डिस्टेंस है अलोंग x एक्सिस, और ये क्या है, आपकी डायरेक्शन है अलोंग x एक्सिस। तो डायरेक्शन को आप यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर आप 2 डायमेंशन में है तो यहां पर आपको 2 डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए होगा, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। लेकिन चूंकि अभी हम सिर्फ मोशन इन 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम अपनी पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी, एक्स आई की मदद से, या अगर आप y एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो वाई जे, और या अगर आप z एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो z के। तो इसमें कोई भी एक इक्वेशन इस्तेमाल करके आप अपनी पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, या किसी भी पॉइंट की लोकेशन आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर 2 डायमेंशन और इस तरह से 3 डायमेंशन में भी आप इसी फार्मूले से पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। सो पोजीशन बज़ाहिर बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पोजीशन से ही आगे हमने स्टार्ट लेना है, इसी से हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसी से हमने वेलोसिटी निकालनी है, इसी से हमने एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो पोजीशन जो है ये हमारी काइनेमैटिक्स की बेसिक, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है ये वो है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, लेट्स सपोज कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है। आपके पास कितनी चॉइसेस हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने की, तो इसका आंसर है जी इन्फिनिट चॉइसेस हैं। अब कोई भी पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। सो जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के लिए आपके पास इन्फिनिट चॉइसेस होती हैं, आपके पास इन्फिनिट रास्ते होते हैं। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। तो कोई भी पाथ, जो भी पाथ आपने चूज किया है, उस पाथ की जो भी लेंथ होगी वो लेंथ क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं कि आप जब भी एक यूनिक पाथ अडॉप्ट करते हैं तो हर पाथ की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। मतलब अगर आप इस पाथ से जाते हैं तो लेंथ डिफरेंट है, इस पाथ से जाते हैं तो डिफरेंट है, इस पाथ से जाते हैं तो डिफरेंट है, और इस पाथ से जाते हैं तो डिफरेंट है। सो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है और उस पाथ की लेंथ क्या है। तो चूंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर है, ठीक है। इसमें कोई भी आपका पाथ हो सकता है, उस पाथ की लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब चूंकि ये स्केलर है तो ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं ये एब्सोल्यूट होती हैं। तो डिस्टेंस भी स्केलर है, सो इसका मैग्नीट्यूड भी एब्सोल्यूट होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हाउएवर इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स सपोज कि अगर हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस सूरत में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो डिस्टेंस के बराबर आएगा। लेकिन उसकी कंडीशन है इफ़ यू आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे तो उस सूरत में हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बाकी आपको पता है इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका मीटर है। नेक्स्ट हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जी डिस्प्लेसमेंट। So what is displacement? Displacement is the change in position vector is such that vector joining initial to final position. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी पोजीशन में चेंज, ठीक है। ये देखिए यही हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम 2 डिफरेंट पॉइंट्स चूज करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये एक दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी। तो सबसे पहले हमने पॉइंट ए और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास लेट्स सपोज आर ए है, और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमारे पास आर बी है। अब हमने क्या निकालना है, जब हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करेगा तो हमने उसकी पोजीशन में चेंज निकालना है, ठीक है जी। तो पोजीशन में चेंज क्या होगा, चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर्स की फॉर्म में निकालेंगे तो लेट्स सपोज कि आप मूव करते हैं ए से बी तक, ठीक है जी, और ये जो आपने मूव किया है इस पाथ की जो लेंथ है लेट्स सपोज कि वो आर है। अब ये देखें यहाँ पर आप हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करें। आर ए फर्स्ट वेक्टर मान लें आप, ये बन जाएगा आर ए प्लस सेकेंड वेक्टर आपका बन गया आर, और इनका जो सम है इस सम का रिजल्टेंट क्या आएगा आर बी। रिजल्टेंट वेक्टर की टेल फर्स्ट की टेल के साथ और उसका हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिला होता है। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर इज इक्वल टू आर बी,
और यहाँ से अगर मैं r निकालूँ तो ये क्या आएगा, आर बी माइनस आर ए। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, लेंथ ऑफ फाइनल पोजीशन, और ये क्या है, लेंथ ऑफ इनिशियल पोजीशन। यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, या डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। यानी कि आपकी जो फाइनल पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर और जो आपकी इनिशियल पोजीशन है उसके पोजीशन वेक्टर को अगर आप उनका डिफरेंस निकालें तो वो डिफरेंस किसके बराबर आता है, वो डिफरेंस बराबर आता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो एक्चुअली ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, ये इक्वेशन भी वही स्टोरी बता रही है कि आपकी पोजीशन चेंज हुई है, और पोजीशन में जो चेंज आया है, ये चेंज इन पोजीशन कैसे आया है, आपने मूव किया है स्ट्रेट लाइन में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये जो चेंज इन पोजीशन है, इस चेंज इन पोजीशन में कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है, इसमें ये फैक्टर इन्वॉल्व है, ये लेंथ इन्वॉल्व है। चूंकि अब ये लेंथ एक स्ट्रेट लाइन में है तो ये लेंथ क्या बन गई, इसको हम एक डायरेक्शन असाइन कर सकते हैं, तो ये जो लेंथ है ये वेक्टर बन जाएगी, और यही वेक्टर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सो हम डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि जब किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आप होते हैं और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हुए जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ के अलॉन्ग जाएंगे तो वो उस पाथ की जो लेंथ है, क्योंकि उसको आप डायरेक्शन भी असाइन कर सकेंगे, तो वही क्या बन जाएगा, वही आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप ये भी कह सकते हो, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है, डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है जी। इफ अ बॉडी इज मूविंग continuously in a given direction on a straight line then the magnitude of displacement is equal to distance। ये बात हमने पहले भी की है, बाकी आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका यूनिट मीटर ही होता है, इसका डायमेंशन भी आपको पता है, ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाए रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, और वो है आपने हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकालनी है। उन दोनों पोजीशंस का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको क्या देगा, वो डिफरेंस आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम चलते हैं जी प्रॉब्लम्स की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो डिफरेंट हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की और उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। अच्छा जी, तो हम डिफरेंट यहाँ पर प्रॉब्लम्स लेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बड़े बेसिक, बड़े सिंपल प्रॉब्लम से। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है फ्रॉम ओ टू ए, और फिर उसके बाद वो मूव करता है फ्रॉम ए टू बी। तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें। अब देखें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले स्टेप में हम उसकी इनिशियल पोजीशन निकालेंगे। तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ओ है। फिर हम उसकी फाइनल पोजीशन निकालेंगे। फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक वेक्टर बनाएंगे, और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो अगर हमने यहाँ से अपने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, आपने पढ़ा हुआ है पाइथागोरियन थ्योरम जो है उसके मुताबिक डी जो है ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो बेस क्या है, बेस हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है। ओ सॉरी, मैं पहले यहाँ पर ये बोल गया था, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैं पहले यहाँ पे हाइपोटेनियस बोल गया था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1 और 1 ये क्या हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगा। तो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ये बड़ा सिंपल और बड़ा बेसिक प्रॉब्लम था। थोड़ा सा अगर हम इसको और एक्सपेंड करें इसी प्रॉब्लम को, ठीक है, तो लेट सपोज कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, ओ से ए से बी, बी से सी और फिर सी से वापस हो। तो डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। लेट सपोज कि ये हमारे पास 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, और ये चलें इसको आप 2 कर लें। ये रेक्टेंगल बन रहा है इसलिए मैंने इसको 2 कर दिया, उसको 1 कर दिया। अब देखें सबसे पहले अगर हमने O से A तक मूव करना हो तो इस सूरत में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब देखें
हमारी फाइनल पोजीशन क्या है ए और इनिशियल पोजीशन क्या है ओ। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक आप वेक्टर बनाएं, ठीक है। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, ये हमारी फाइनल पोजीशन है। अब इस वेक्टर की जो लेंथ है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इसकी लेंथ क्या है जी, इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 2 मीटर है। और अगर हमने ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर वही मेथड है कि हमारी इनिशियल पोजीशन ओ होगी, फाइनल पोजीशन बी होगी। हम एक ऐसा वेक्टर बनाएंगे जिसकी टेल इनिशियल पोजीशन पे हो और उसका हेड फाइनल पोजीशन पे हो। इस वेक्टर की जो लेंथ होगी वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह से अगर हमने ओ से सी तक निकालना हो, लेट सपोज कि हमारी बॉडी ओ से ए तक जाती है, फिर ए से बी तक और बी से सी तक, तो अब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारी अब इनिशियल पोजीशन क्या है ओ और फाइनल पोजीशन क्या है सी। ओ से सी तक आप क्या बनाएं, एक वेक्टर बनाएं। इस वेक्टर की जो लेंथ है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वेक्टर की लेंथ क्या है 1 मीटर, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 मीटर है और हमारा डिस्प्लेसमेंट ये है। उसके बाद अगर आप ओ से वापस ओ पे आ जाते हैं तो इस सूरत में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया आप वहीं पे आ गए हैं। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पर सेम हो जाएंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और हमारे डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक प्रॉब्लम। अब ज़रा और थोड़े से हम एडवांस प्रॉब्लम्स को देखते हैं। लेट सपोज कि हमारी बॉडी जो है वो मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ में यूं करके, ठीक है जी। इस सर्कल का जो रेडियस है लेट सपोज वो 1 मीटर है, ठीक है जी। तो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमारी बॉडी जो है वो स्टार्ट करती है ए से, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। अब ए से जाती है वो बी पर, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी तक। तो कैसे निकालेंगे, हम इनिशियल पोजीशन से एक वेक्टर बनाएंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, फाइनल पोजीशन तक। तो देखिए बच्चों ये क्या बन रही है, एक ट्राइंगल बन रही है, सेंटर को आप ओ कह लें, तो ये क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन गई ओ ए और बी, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर एक्चुअली हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इसको आप इसकी अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना हो तो ये देखें, ये रेडियस है, ये भी 1 मीटर है, ये भी रेडियस है 1 मीटर है। तो वही मेथड है जो हमने पहले यहाँ पर किया। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी ए से स्टार्ट करती है और बी पे आ जाती है तो इस सूरत में हमारा जो वेक्टर होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वो इस तरह से होगा। अब इस वेक्टर की जो लेंथ है वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो ये लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर और 1 मीटर ये हो जाएगी 2 मीटर। इसी तरह से अगर हमारी बॉडी ए से मूव करती है और वो डी पे आती है तो उस सूरत में हमारी जो इनिशियल पोजीशन है वो ए होगी और फाइनल पोजीशन हमारी डी होगी। इस सूरत में भी यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगी और उस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका मैग्नीट्यूड ही हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाए रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या होगा, आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन निकालनी होगी और उन पोजीशन पर आपने एक वेक्टर बनाना है जिसकी टेल इनिशियल पोजीशन पे हो और उसका हेड फाइनल पोजीशन पे हो। उस वही वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और उस वेक्टर की जो लेंथ है वो आपके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से हमारे डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द वेलोसिटी। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जी वेलोसिटी के ऊपर। आप सबको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है, सबने आपने वेलोसिटी पढ़ा हुआ है। हम थोड़ा सा इसको रिव्यू करेंगे। वेलोसिटी क्या है जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ऑब्वियसली पोजीशन तो आप चेंज कर ही रहे हैं जब आप मूव कर रहे हैं किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ये आपकी इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है और आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल की तरफ जा रहे हैं। जब आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो पोजीशन तो चेंज हो ही रही है। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि ये जो पोजीशन में चेंज आ रहा है, अगर इस चेंज को आप मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये क्या बन जाएगा, यही आपकी वेलोसिटी है। यानी कि एक्चुअली हमारे पास क्या है, पोजीशन ही है। तो वो जो पोजीशन में चेंज आ रहा है ना, वो चेंज कितने टाइम में आ रहा है, ठीक है। तो उस चेंज को मेजर करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपकी वेलोसिटी। एक्चुअली चेंज क्या हो रहा है, चेंज पोजीशन ही हो रही है। या आप इसको डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट से भी डिफाइन कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अच्छा, अब हमारे जहन में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आती है कि डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कैसे आ रहा है।
देखिए चेंज भी तो आ रहा है ना, क्योंकि जब आप स्टार्ट में थे उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था, उसके बाद आप एक नई पोजीशन पे गए तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो से नॉन जीरो हो गया, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट में भी तो चेंज आ रहा है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वाली डेफिनेशन कंफ्यूज करती है तो पोजीशन वाली डेफिनेशन बहुत सिंपल और बहुत आसान है, यानी कि पोजीशन में जो चेंज आया है उस चेंज को आप मेजर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो एक्चुअली जब आप पोजीशन में चेंज को कहते क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब इसी डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पर टाइम आ गया, तो यही हमारी क्या बन गई, यही बन गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है जी, ऑब्वियसली वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, इसका जो यूनिट है वो भी आपको पता है, सीजीएस में इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है और एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी की टाइप्स कितनी हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। हमारे पास वेलोसिटी की बुनियादी तौर पर दो ही टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी और एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जी, हमारे पास दो ही वेलोसिटीज हैं, आगे फिर इनकी टाइप्स हैं। एवरेज वेलोसिटी के आगे फर्दर टाइप्स हैं, इसमें हमारे पास आ जाती है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें हमारे पास आ जाती है जी वेरिएबल वेलोसिटी, फिर इसमें हमारे पास आ जाती है जी पॉजिटिव वेलोसिटी और फिर हमारे पास आ जाती है जी नेगेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होती है और नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है। तो ये दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, ठीक है जी, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर तो आप मूव कर रहे हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, अगर आप इसी तरह से अगर आप पॉजिटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और अगर आप नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटी को याद करने का जो शॉर्टकट है, ये ट्रिक है, वो बड़ा सिंपल है। अगर आपकी पोजीशन में जो चेंज है, ठीक है, ये लेस देन जीरो है तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और अगर आपकी पोजीशन में जो चेंज है ये ग्रेटर देन जीरो है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। यानी कि अगर पोजीशन में चेंज नेगेटिव है तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, पोजीशन में चेंज पॉजिटिव है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब ये पोजीशन में चेंज नेगेटिव कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज जीरो है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट -1 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया। अब लेट्स सपोज कि ये हमारी आप मूव कर रहे हैं अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, आपकी फाइनल पोजीशन है -3, तो आपकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वाला फार्मूला लगाएं, तो फाइनल पोजीशन है आपकी -3 और इनिशियल पोजीशन लेट्स सपोज आपकी थी -1, तो -3 इंटू -1, तो देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, -3 इंटू -1, ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया आपका चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू -2, जो भी आगे उसका यूनिट है वो आप लगा लें। ठीक है, अब इसका मतलब है कि चेंज इन पोजीशन नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव एक्सिस में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इसलिए आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर आपकी पोजीशन में चेंज पॉजिटिव आएगा तो आपकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। इसको एक और तरह से भी हम डिफाइन करते होते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव है, या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, ये डेफिनेशन वैसे टेक्स्ट बुक्स में तो कहीं नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भी याद रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का ये मतलब है। उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और एवरेज वेरिएबल वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, अब देखें वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अगर वो पोजीशन में चेंज, या दूसरे लफ्जों में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, यहाँ पर हम कुछ टाइम इंटरवल्स बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ से आपने स्टार्ट लिया, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हमने एक सेकेंड का इंटरवल बनाया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इंटरवल में लेट्स सपोज कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10 मीटर है,
अगले डिस्प्लेसमेंट में अगले इंटरवल में भी 10 मीटर है, इस तरह 10 मीटर है, तो आपकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। हर इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना डिस्प्लेसमेंट आप ट्रैवल कर रहे हो या आपकी पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो चेंज सेम है, तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर ये चेंज सेम नहीं है तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म, वेरिएबल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी, ये सारी टाइप्स हैं हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की। उसके बाद हमारे पास आती है जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखिए जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इंस्टेंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है, ये कितना टाइम होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम है या कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन है। तो पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी होगी कि एक होता है हमारे पास इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल, या आप इसे इंटरवल ऑफ टाइम कह लें, टाइम इंटरवल, इसकी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, अब टाइम इंटरवल क्या होता है, किसी भी दो इवेंट्स के दरमियान, कोई भी दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम होता है दैट इज टाइम इंटरवल। इसका मतलब है कि टाइम इंटरवल जब भी आप डिफाइन करते हो ना, आपको टाइम की दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, फाइनल और इनिशियल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइम क्या होता है या इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, द सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम इंटरवल क्या होता है, दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम होता है दैट इज टाइम इंटरवल। ठीक है, और टाइम इंटरवल की कोई ना कोई ड्यूरेशन होती है, लेकिन जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती। ठीक है, ड्यूरेशन ना होने से मुराद क्या है कि ये सिंगल वैल्यू है टाइम की, बहुत ही शॉर्ट टाइम है, जिसको आप इन्फिनिटिज्मली स्मॉल टाइम कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस स्मॉल टाइम में, ठीक है जी, या इस पर्टिकुलर जो हमारी वैल्यू है टाइम की, इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम पर जो हमारी वेलोसिटी है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। बिल्कुल जिस तरह हमारी एवरेज वेलोसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो हो सकती है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया, सेम वही कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। अगर हमारी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो उस केस में, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उस केस में हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों सेम ही होंगी। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है जी एक्सेलरेशन। तो हम डिस्कस करते हैं जी व्हाट इज एक्सेलरेशन। क्या है जी, हाउ क्विकली पोजीशन इज चेंजिंग। हमारी जो पोजीशन में चेंज आ रहा है वो चेंज कितना क्विक है या स्लो है। ठीक है, अब देखें इससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि पोजीशन में चेंज आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो जो पोजीशन में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या बन गया, वो वेलोसिटी बन गई। इसका मतलब है कि पोजीशन में जो चेंज है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या बन गया, ये हमारी बन गई वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो चेंज इन पोजीशन है, अच्छा एक तो चेंज इन पोजीशन है, इसके नीचे मैं एक और टाइम लगा देता हूं। अब इससे क्या मुराद है, पोजीशन में चेंज आ रहा है लेकिन हर दफा जब पोजीशन में चेंज आता है तो क्या वो चेंज पिछले चेंज से मैच करता है या उस चेंज से थोड़ा जल्दी आ रहा है या उस चेंज से थोड़ा स्लो आ रहा है। तो ये जो चेंज होने का टाइम है ना, जो चेंज होने का चेंज है, ये चेंज होने का चेंज क्या है, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हो कि आप जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हो नेक्स्ट टाइम इंटरवल में या अगले सेकंड में, आप वो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हो वो पिछले वाले डिस्प्लेसमेंट से आप कितना क्विक या कितना स्लो ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज एक्सेलरेशन। यानी कि आप यूं समझ लें कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये दो टाइम इंटरवल है, ये पहला टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का और ये अगला टाइम इंटरवल है 1 सेकंड का। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम इंटरवल में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है लेट्स सपोज वो है 5 मीटर और अगले टाइम इंटरवल में ड्यूरेशन टाइम की उतनी है, अगले टाइम इंटरवल में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है 10 मीटर। इसका मतलब है कि अब आपने नेक्स्ट जो टाइम इंटरवल या नेक्स्ट जो आपका ड्यूरेशन था
ठीक है, उसमें आपने पहले से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। इसका मतलब है कि आपकी पोजीशन में जो चेंज है वो ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो पोजीशन में चेंज आ रहा है, इस चेंज का जो चेंज है या इस चेंज का जो रेट है वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जब भी एक्सेलरेशन है इसका मतलब है कि यू आर स्पीडिंग अप या स्लोइंग डाउन। अगर आपकी पोजीशन में चेंज या डिस्प्लेसमेंट में चेंज ज़्यादा आ रहा है, हर नए सेकंड के साथ पिछले वाले चेंज से ज़्यादा चेंज आ रहा है, या हर नए सेकंड के साथ आप पिछले वाले डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप स्पीड अप हो रहे हैं। या अगर आप हर सेकंड के बाद जो पिछले वाला डिस्प्लेसमेंट है उससे कम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहे हैं, तो यू आर स्लोइंग डाउन। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है? स्पीडिंग अप या स्लोइंग डाउन। तो ये जो दो टाइम यहां पर आ रहे हैं, इन दोनों टाइम्स की आपको समझ आ गई। ये पहला टाइम हमें क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है। ये दूसरा टाइम क्या बता रहा है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करने में हर आप जो ट्रैवल कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट, क्या आप वो एक ही रेट के साथ ट्रैवल कर रहे हो या उस डिस्टेंस या उस डिस्प्लेसमेंट के ट्रैवल करने का रेट डिफरेंट है। अगर तो रेट सेम है तो फिर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है, फिर हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो रेट डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट का रेट डिफरेंट है, तो फिर हमें वो जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है उस रेट के लिए इस टाइम की ज़रूरत है। तो ये देखें, है पोजीशन ही सारा कुछ, पोजीशन ही सारा कुछ है, ठीक है। पोजीशन के साथ पोजीशन में चेंज आया, ठीक है, उसको चेंज को आपने मेजर किया तो वो बन गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में जो चेंज आया उस चेंज को आपने मेजर किया तो वो क्या बन गया? वो बन गया एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली आपके पास क्या है? एक्चुअली आपके पास असल में पोजीशन ही है। अच्छा जी, अब एक्सेलरेशन की भी हमारे पास दो ही टाइप्स हैं। एक हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है और दूसरा हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। देखिए, जो एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आप सबको पता है, ठीक है। इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है जी। इसी तरह से एवरेज, यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ठीक है। अब देखें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब आपकी पोजीशन में चेंज पॉजिटिव होगा, यानी कि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। नेगेटिव कब होगा? वही कॉन्सेप्ट है, अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म कब होगा? अगर चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन पोजीशन जो आ रहा है वो चेंज यूनिफॉर्म हो। मसलन आप मूव कर रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान, मसलन ए से बी और फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ये आपके डिफरेंट टाइम इंटरवल्स हैं, टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है। तो अब देखें, ए से बी तक आप मूव करते हैं तो आपका जो वेलोसिटी है या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेट सपोज वो 2 मीटर पर सेकंड है, और बी से सी में जाकर ये हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड, फिर ये हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड, और फिर ये हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड। तो देखें, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है या जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो चेंज कितना है? यहाँ से यहाँ तक जाते हुए चेंज कितना है जी? 2। इसका मतलब है आप स्पीड अप हुए। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए चेंज कितना है? फिर 2, आप और स्पीड अप हुए। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए वेलोसिटी में चेंज कितना है? फिर 2, आप और स्पीड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो देखें, हर इंटरवल में आपकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या हो रहा है? वो चेंज पहले से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वो चेंज सेम है, वेलोसिटी में चेंज सेम है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है। मसलन यहाँ पर वेलोसिटी 2 है, यहाँ 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब है वेलोसिटी में जो चेंज है, चेंज तो सेम है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। तो हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम इंटरेस्टेड है ये चेंज में। तो ये जो चेंज है ये चेंज ही एक्सेलरेशन है, और इस चेंज को हम मेजर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये चेंज सिमिलर नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो वही कॉन्सेप्ट है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। और वो पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या होता है? वो कोई भी एक सिंगल वैल्यू होती है टाइम की जिसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती। तो ये है जी हमारा एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन की टाइप्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्वेशंस। अच्छा जी, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी पोजीशन टाइम ग्राफ्स। इन ग्राफ से आपको फर्दर आइडिया होगा
वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है एक्चुअली ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है जी वेलोसिटी के बारे में। सो ये हमारे पास है जी टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास पोजीशन है अलोंग वाई एक्सिस, इसको आप एक्स कह लें जी, और इसको आप माइनस एक्स कह लें। अच्छा जी, अब पोजीशन टाइम ग्राफ एक्चुअली हमें बताता क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ एक्चुअली हमें बताता है वेलोसिटी के बारे में। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डी एक्स बाई डी टी, या इसको आप डेल एक्स ओवर डेल टी भी लिख सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। सो ये हमें बताता है किसके बारे में? ये हमें बताता है जी वेलोसिटी के बारे में। और लेट सपोज यहाँ एक मैं सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ जी। ये देखें जी, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं जी, लेट सपोज कि ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ को हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इधर को नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज़ आप सेट कर लें जी, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये वैल्यूज़ मैंने इसलिए बनाई हैं ताकि हम इस ग्राफ को समझ सकें। सबसे पहले जी इस ग्राफ की जो स्लोप है वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल थीटा। सो टेंजेंट थीटा जो है इसको आप लगा सकते हैं यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। तो इस ग्राफ की जो स्लोप है एक्चुअली आप उसको फाइंड कर सकते हैं एंगल थीटा से। अब ये स्लोप हमें इंफॉर्मेशन क्या देती है? नंबर 1, अगर तो हमारी स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि हमारा थीटा जो है अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है हमारी स्लोप जो है ये कांस्टेंट है। अगर स्लोप हमारी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद अगर ये एंगल जो है ये लेस देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है और नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम ज़रा बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा थीटा जो है ये लेस देन 90 है, इसका मतलब हमारी स्लोप पॉजिटिव है, और इसके अलावा हमारी स्लोप कांस्टेंट भी है। अगर हमारी स्लोप कांस्टेंट है तो हमारी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ये तो पहली इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अच्छा, पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है? पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, और वेलोसिटी पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि आप अपने ओरिजिन से अवे मूव कर रहे हैं। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, और कैसे मूव कर रहे हैं? यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आप ओरिजिन से अवे मूव कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐसे ग्राफ हो सकता है, ये हमारी पोजीशन है और ये हमारा टाइम है। आप देख रहे हैं कि पोजीशन हमारी सेम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा तो हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके अलावा आप देखें कि हमारा जो ग्राफ है ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के, इसका मतलब है कि हमारा थीटा क्या है? 0 है। अगर थीटा 0 है तो स्लोप भी 0 है, स्लोप 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है दिस वन। अब देखें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दिस वन, ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो हमारी स्लोप क्या है? नेगेटिव है। अब नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? देखें, थीटा है तो कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, लेकिन थीटा इज ग्रेटर देन 90, स्लोप इज नेगेटिव। अब नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है? नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। लेकिन ये देखें, एक ऐसा टाइम भी आता है जिस टाइम पर आकर आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे चली जाती है? 0 पे, यानी कि आप ओरिजिन पे वापस चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आप मूव तो कर रहे हैं टूवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका इस ग्राफ का मतलब क्या है कि आप मूव तो नेगेटिव एक्सिस में कर रहे हैं, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि आपकी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इस ग्राफ का मतलब क्या है? आपकी वेलोसिटी नेगेटिव जरूर है लेकिन आप मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है जी वो ये है, ये देखें जी। अब देखें, हमारा जो एंगल है यहाँ पर, एंगल तो हमारा कांस्टेंट है, थीटा तो हमारा कांस्टेंट है। अगर एंगल कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन हमारी ये जो ग्राफ की स्लोप है
ये हमें क्या बता रही है? अब देखें, अगर आप ओरिजिन से अवे मूव करेंगे और मूव करेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, अब देखिए आप मूव कर रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में, आप कोई भी दो पोजीशंस का डिफरेंस निकालिए। लेट सपोज आप इन दो पोजीशन का डिफरेंस निकालिए, -4 -1, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ये प्लस हो जाएगा तो आंसर आएगा -3। इसका मतलब है कि आपकी जो चेंज इन पोजीशन है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब ये थीटा ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90 है, आपकी स्लोप क्या है? आपकी स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। अब आपकी स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। आपकी वेलोसिटी नेगेटिव ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आप मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, यानी कि आप जा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहे लेकिन आप जा रहे हैं अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। और इसी तरह से हमारे पास ये ग्राफ है जी, ये देखें जी, यूं करके, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? अब थीटा जाहिर बात है यहाँ पर कांस्टेंट ही है, यहाँ भी थीटा कांस्टेंट है, यहाँ भी थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा कांस्टेंट से मुराद है कि हमारी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यहाँ पर देखें वेलोसिटी 0 तो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड द, क्योंकि आप एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आपकी पोजीशन 0 हो रही है, इसका मतलब है कि आप मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। लेकिन आप आ कहाँ से रहे हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस से, और जहाँ कहाँ पे रहे हैं? आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं। मूव आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कर रहे हैं, लेकिन मूव किस तरफ कर रहे हैं? टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो अगर आप टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जा रहे हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाने की वजह से आपकी वेलोसिटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, लेकिन अब जा कहाँ पे रहे हैं? अब जा रहे हैं टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, ठीक है। अब आपके जहन में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव लग रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे हो सकती है? देखें वेलोसिटी क्या है? चेंज इन पोजीशन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप पोजीशन निकालें, अगर एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो किसी भी दो पॉइंट्स का पोजीशन निकालें, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां पर फाइनल आप फर्ज कर लें -1 है और इनिशियल फर्ज कर लें -4 है, तो आंसर क्या आएगा? +3 आएगा। सो आपकी जो चेंज इन पोजीशन है वो पॉजिटिव है। देखिए आपको बाहर यहां पे जो भी लगे, हमारे लगने से कुछ नहीं होता, हमने कैलकुलेट करके देखना है, चेंज इन पोजीशन निकाल के देखना है। अगर चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, चेंज इन पोजीशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है जी। तो ये थे जी हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ्स। अगर हमारी स्लोप कांस्टेंट है, अगर स्लोप कांस्टेंट ना हो, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो आप जो है वो कैसे निकालेंगे, कैसे आप निकालेंगे वेलोसिटी? तो ठीक है, इस सूरत में आप क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट से, ठीक है जी, उस टेंजेंट की जो स्लोप है उस स्लोप से फिर आप क्या निकालेंगे? उस टेंजेंट की स्लोप से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट, क्योंकि अब देखें जो वेलोसिटी है इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा जो थीटा है ये अब कांस्टेंट नहीं है। देखें आप डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर मैं निकालूँ एंगल तो ये एंगल डिफरेंट है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ यहाँ पर तो ये एंगल डिफरेंट है, सो एंगल चेंज हो रहा है, इसका मतलब है हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? स्लोप बनाएंगे और उस स्लोप से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए जी हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ्स जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमें बाहर हमने पहले पढ़ी हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन ज़रा हम देखेंगे कि उनके फिज़िकल मीनिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंडीशंस ऑफ मोशंस, कंडीशंस क्या हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करने की। तो पहली कंडीशन हमारे पास है मोशन मस्ट बी कांस्टेंट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास विद वेरिएबल एक्सेलरेशन है और अच्छा जी, हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं, एक विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और दूसरी विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद डू दीज कंडीशन आर रियल? यस एग्जैक्टली। इफ़ नॉट रियल हाउ कैन वी सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोशन? अच्छा, इसमें कुछ कंडीशन जो है थोड़ी सी आइडियल आ जाती हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि जी मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कोई मोशन अचीव कर सकें? तो इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है जी। सो यस दे आर रियल।
तो सबसे पहली जो हमारे पास कंडीशन है जी, वो कंडीशन हमें क्या बता रही है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आएगी सबसे पहली कंडीशन ऑफ मोशन, एंड दैट इज जी why we use these equations of motions. These basic equations of motions which are started from the Galileo and dated to Newton are of utmost importance in mechanics. Mechanics में इन equations का बहुत ही important role है. ये equation जो है basically हमारी जो मैकेनिक्स के तीन बुनियादी वेरिएबल्स हैं ना, जिसमें टाइम है, पोजीशन और वेलोसिटी है, बेसिकली ये उन तीन वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करती है. देखिए जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैकेनिक्स में, उन सारी प्रॉब्लम्स का ताल्लुक टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी के साथ ही है. तो ये इक्वेशंस उन तीनों को कनेक्ट करती हैं और उन तीनों को कनेक्ट करके फिर आगे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें सिखाएंगी टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो सबसे जो पहली हमारे पास इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो नेक्स्ट स्लाइड करें ज़रा. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इट कनेक्ट्स द टू बेसिक वेरिएबल्स टाइम एंड वेलोसिटी. ये देखें जी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. अब वी आई जो है ऑब्वियसली ये तो कांस्टेंट होता है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है. तो ये जो हमारा फैक्टर है कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा अब ये भी है वेलोसिटी, ए टी भी वेलोसिटी है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को. तो ए टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, चेंज इन वेलोसिटी को, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी लेट्स सपोज जीरो है या जीरो के अलावा कुछ और कोई भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा डिफरेंट होगी फाइनल वेलोसिटी से, इसलिए वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए. तो ये जो टर्म है ए टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है चेंज इन वेलोसिटी को. अच्छा अब ये भी कांस्टेंट है, या लेट्स सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो उस सूरत में एक्सेलरेशन चूंकि है ही कांस्टेंट, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसका मतलब है कि जो जो टाइम गुजरेगा हमारी जो वेलोसिटी है, हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है. टाइम चूंकि टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी को भी बढ़ना चाहिए. यानी कि एक्सेलरेशन को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या आना चाहिए, हर गुजरते सेकंड के साथ. अगर एक सेकंड गुजर रहा है तो वेलोसिटी को पहले से, अगर पहले 2 मीटर पर सेकंड है तो अब उसको क्या हो जाना चाहिए, उसको हो जाना चाहिए 4. अगर 4 है तो क्या हो जाना चाहिए 6. अगर 6 है तो उसमें क्या हो जाना चाहिए 8. ठीक है. सो आफ्टर ईच सेकंड द चेंज इन वेलोसिटी बिकम्स ट्वाइस टू कीप द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तभी कांस्टेंट होगा ना जब वेलोसिटी हर सेकंड के साथ क्या होगी, सेम अमाउंट के साथ बढ़ती रहेगी. यानी कि अगर पहले वेलोसिटी 2 है, ठीक है, 0 है और फिर 2 हो गई तो फिर उसे 4 हो जाना चाहिए, फिर उसे 6 हो जाना चाहिए, फिर उसे 8 हो जाना चाहिए. तो देखें जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो हर गुजरते सेकंड के साथ पहले से उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. अच्छा यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं. एक तो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उस सूरत में हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 80 रह जाएगा, और बॉडी इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी, तो उस सूरत में फिर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80. लेकिन दोनों कंडीशंस में देखें, दोनों कंडीशंस में जो हमारी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, ये प्रोपोर्शनल है टाइम के, यानी कि टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है कि वेलोसिटी और टाइम में, देखें यहाँ से हमने कहा था कि ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये रिलेशन निकालेंगे किसमें, पोजीशन, टाइम एंड वेलोसिटी. तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ने हमें किस किस के दरमियान रिलेशन दिया, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान. वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर आप चाहते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे तो उस सूरत में वेलोसिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो दूसरी हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये कौन से दो वेरिएबल्स को जोड़ती है, ये जोड़ती है पोजीशन को और टाइम को. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. और लेट सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर. तो हम लिख सकते हैं एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर. ठीक है. तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये कनेक्ट कर रही है पोजीशन को विद टाइम या डिस्प्लेसमेंट को विद टाइम. देखें अब लेट सपोज कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 सेकंड है और उस 1 सेकंड पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो x है. अब जब टाइम, सॉरी मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल गया, टाइम, अगर टाइम 1 सेकंड है लेट सपोज और उस टाइम पे हमारा डिस्प्लेसमेंट x है. अब लेट सपोज कि मैं टाइम को 1 सेकंड के बाद टाइम क्या होगा 2 सेकंड. अगर टाइम 2 सेकंड होता है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना चाहिए 4x. ठीक है. इसका मतलब है कि अगर आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है हर सेकंड के बाद उसे
2 टाइम्स या डबल उसमें इंक्रीज आना चाहिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन में दो चीज़ें, ये देखें, एक लीनियर टर्म है और एक ये क्वाड्रेटिक टर्म है। ये लीनियर टर्म वही है जो हम पहले निकाल चुके हैं, जो कि कनेक्ट करती है वेलोसिटी को टाइम के साथ, और ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है एक्चुअली ये बता रही है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है जी। सो ये है जी हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, दैट इज वी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब देखें, लेट सपोज कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी। सो इसने पोजीशन और वेलोसिटी को जोड़ दिया। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज है, अगर वेलोसिटी में चेंज 1 यूनिट आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज उसका स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी में चेंज 2 आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। देखें, ये बड़ा बेसिक आइडिया है। अगर आप जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि रुकने से पहले आप उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। लेट सपोज कि आपकी वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है, एग्जांपल के तौर पर। तो अगर आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो आप 4 टाइम्स ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे। अगर आपकी वेलोसिटी 3 है तो आप ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होगी, ब्रेक्स अप्लाई करने पर आप जब रुकेंगे, रेस्ट में आएंगे, तो रेस्ट में आने से पहले आप जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट या वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि स्लो चलें एंड स्टे सेफ। It means if you double the speed of a car, you need 4 times more distance to stop it. क्लियर हो गया जी। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इन इक्वेशन को समझ नहीं आती कि अप्लाई कैसे करना, हमने कहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि हमने कहाँ पर कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। दिस इज प्रीटी गुड क्वेश्चन, लेट आंसर इट इन वेरी सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक डिपेंडेंस ऑफ टाइम। अगर टाइम डिपेंडेंस वहाँ पर है हमारी स्टेटमेंट में, इफ़ वी आर टाइम डिपेंडेंट और वी डोंट हैव टाइम इन आवर गिवन डाटा, सिंपली गो टू द थर्ड इक्वेशन। यानी कि हमारे डाटा में टाइम का जिक्र नहीं है या हम टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो सिंपली आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें। इफ़ देयर इज़ टाइम डिपेंडेंस, यू नीड टू नो व्हाट आर यू गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है और टाइम की डिपेंडेंस है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गो फॉर फर्स्ट इक्वेशन इफ़ यू गोना कैलकुलेट वेलोसिटी। तो अगर आपके पास टाइम भी है और आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो देखें टाइम और वेलोसिटी को कौन सी इक्वेशन जोड़ती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डिस्प्ले और आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम भी है, तो देखें डिस्प्लेसमेंट और टाइम को कौन सी इक्वेशन जोड़ती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जोड़ती है। तो आपको बस अगर इतना पता होना कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किन वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है, सेकंड किन वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है और थर्ड किन वेरिएबल्स को कनेक्ट करती है, तो बड़ा सिंपल है आपके लिए वहाँ पर जो सूटेबल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अप्लाई करना। तो आई होप दिस विल हेल्प। तो इंशाल्लाह अभी हम जो है इसको डिस्कस करेंगे जूम के ऊपर। तो फर्दर जो हमारी इसमें प्रॉब्लम्स आपको आएंगी लेक्चर सुनने के बाद या क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारे जूम की क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।